गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे गांधी युग के बारे में। गांधी युग अर्थात गांधी जी के बारे में, उनके स्वतंत्रता संग्राम की कहानी के बारे में, उनके जन्म से लेकर हमारे देश की आज़ादी तक का सफ़र जो हुआ, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। गांधी जी के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे वो क्या थे और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या भूमिका थी। तो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले ये प्रथम सत्याग्रही थे, जिन्होंने ये कोशिश की कि हम अहिंसा के रास्ते पर चल के भारत को आज़ादी दिलाएं, और काफ़ी हद तक वो इसमें सफलता भी हासिल करते हैं। लेकिन सिर्फ गांधी जी के सहयोग से और अहिंसात्मक आंदोलन की वजह से नहीं, बल्कि विभिन्न क्रांतिकारियों के माध्यम से हमारे देश को आज़ादी मिलती है। ये अलग बात है कि गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। गांधी जी के बारे में एक और मुख्य बात है, सभी लोग जानते होंगे और सभी लोग देखते हैं कि वो एक सादे वेशभाव में रहते थे, वेशभूषा में रहते थे। जैसे एक साधारण सी धोती पहनना और फिर एक खड़ाऊ पहनना, ऐसे खुले बदन रहना। तो ऐसे में देखकर प्रथम दृष्टया यही किसी को लगता होगा कि ये एक कम पढ़े लिखे, एक कोई ग्रामीण परिवेश से आने वाले कोई व्यक्ति होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। गांधी जी एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो इंग्लैंड से वकालत करके आए हुए थे। वो एक बैरिस्टर थे और काफ़ी भाषाओं का भी उनको जानकारी थी। लेकिन जब वो भारत आए तो देखते हैं कि भारत की दशा और भारत की जो स्थिति थी, अंग्रेजों द्वारा जो एक बदहाल स्थिति में जब वो देखे भारत को, तो उन्होंने शुरू किया अपने उस बैरिस्ट्री की पढ़ाई को, अपने उस प्रोफेशन को त्याग कर वो कूद पड़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम में और फिर हमारे देश को आज़ादी दिलाते हैं। तो उन्हीं के बारे में, उसी महान पुरुष के बारे में, उसी महात्मा के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उनके जन्म से लेकर। तो उनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो गुजरात में है, वहाँ होता है। और जन्म के बाद उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो 1800 प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय अपना जो उनका जो जगह होता है उनका वहीं पे होती है। फिर वो जाते हैं इंग्लैंड 1889 से 1891 के बीच। उनके माता पिता के नाम के बारे में बता दें हम कि उनके पिताजी का नाम ये करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई। काफ़ी कम उम्र की अवस्था में, लगभग 13 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा गांधी से। क्योंकि उस समय वो पढ़ाई लिखाई के ही दौर में थे। बाद में वो इंग्लैंड जाते हैं बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, वहाँ वो वकालत करते हैं। वकालत करने के बाद वो जब भारत आते हैं, तो भारत आने के बाद वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते हैं। बैरिस्ट्री करके जब वो भारत आते हैं तो एक मुस्लिम एक बिजनेसमैन थे, उनको किसी केस के सिलसिले में उनको बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका आप चलिए और हमारी केस में हमारी मदद करिए। वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वहाँ उनकी मदद करते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद एक घटना होती है जिसमें एक ट्रेन में वो सफ़र कर रहे होते हैं, एक फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे होते हैं ट्रेन में। उसी में कुछ अंग्रेज़ों द्वारा कुछ विवाद होता है और फिर उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होता है, जो उनकी दिशा और दशा, उनकी सोच को बदल देता है। वो सोचते हैं कि एक दिन, और मन में ठान लेते हैं कि एक दिन हम इन अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर जरूर निकालेंगे। फिर वो आगे बढ़ते हैं और 1893 के बाद 1903 में द इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका है, मैगजीन है, उसकी शुरुआत करते हैं। उसके बाद 1904 में एक फिनिश आश्रम की शुरुआत करते हैं दक्षिण अफ्रीका में ही। और उसके बाद प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग वो दक्षिण अफ्रीका में ही करते हैं। जब ये पूछा जाए कि भारत में सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने कहाँ किया, तो चंपारण में उसका आंसर है। और ओवरऑल उनके जीवन में जो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, तो वो हम दक्षिण अफ्रीका लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के स्तर से हम इसका अध्ययन भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम्स में हमारे क्लियर होंगे और इससे हमें जानकारी मिलेगी। तो 1906 में वो सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं दक्षिण अफ्रीका में।
सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक हिंद स्वराज नाम का पुस्तक 1909 में शुरू करते हैं। उसके बाद 1909 के बाद 1915 में बाकी बहुत सारे जो अपना प्रयोग करते हैं, रहते हैं वहाँ पे, और लास्ट में 1915 में भारत आते हैं। भारत आने के क्रम में जब वो जनवरी 15 में भारत आते हैं तो एक अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग हैं वो उसे एक शुभ दिन मानते हैं, इसलिए कि महात्मा गांधी का जब आगमन होता है उसके बाद से जो सफ़र होता है उनका स्वतंत्रता संग्राम में, वो लास्ट में आज़ादी तक चलता है, वो आज़ादी दिलवाते हैं। तो 1915 में जब भारत आते हैं तो भारत आने के बाद वो राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए और इस पे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वो अपना एक गुरु बनाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को वो गुरु बनाते हैं और ये राजनीतिक मैटर्स को समझते हैं, जानते हैं। और उसके बाद उसी समय 1914 से 1918 में दौर चल रहा होता है प्रथम विश्व युद्ध का। और प्रथम विश्व युद्ध में जब भारत आते हैं 1915-16 में, जब ये राजनीतिक माहौल को समझते हैं तो अंग्रेजों की तरफ से इंडियंस को उनकी सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं इंडियंस को और शामिल करते हैं। इसलिए उनको सार्जेंट की उपाधि दी गई, यानी कि सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। अर्थात वो इंडियंस को प्रोत्साहित करते हैं कि आप शामिल होइए सेना में और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का हेल्प कीजिए। इससे वो सोचते हैं कि अंग्रेजों का हेल्प करने से क्या होगा कि वो भी हमारे बारे में सोचेंगे, भारतीयों के बारे में सोचेंगे और उनके विकास की तरफ ध्यान देंगे। उसके बाद 1916 में तो गुजरात में एक साबरमती जगह है, वहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। और साबरमती आश्रम की स्थापना करने के बाद उसी पीरियड में बिहार में चंपारण जगह है, चंपारण जिला है, वहाँ पे एक समस्या उत्पन्न होती है नील की खेती की, जिसे नीलकठिया प्रणाली भी कहते हैं। उसमें क्या था कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जो नील की खेती करना अनिवार्य था। और नील की खेती एक उपजाऊ भूमि पर की जाती थी और नील के जो पौधे के जो जड़ थे वो जमीन में काफ़ी हद तक नीचे जाकर वहाँ उस पौधे के, उस जमीन के पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते थे। एक तरह से वो मिट्टी बाकी किसी फसल के लायक नहीं रहती थी, बंजर हो जाती थी और कोई दूसरा फसल उसमें उत्पादन नहीं हो सकता था। लेकिन अंग्रेजों को तो बेनिफिट की आवश्यकता थी, वो बेनिफिट के लिए एक बिजनेस के लिए ही आए थे इंडिया में। उन्हें बिजनेस करना था, इंडिया से पैसा लेना था, सामान लेना था और अपने देश को समृद्ध करना था, अपने देश का डेवलपमेंट करना था। उन्हें इंडियंस के विकास, उनकी और ज़रूरतों के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में उनसे कोई मतलब नहीं था। तो इसी बेनिफिट के चक्कर में वो नील कठिया प्रणाली जो है, नील की खेती करवाते हैं मजदूरों से जबरन। तो वहाँ एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था रामचंद्र शुक्ल, स्थानीय स्तर पर किसानों के नेता थे। तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो गांधी जी से मुलाकात करते हैं और गांधी जी को इस प्रथा के बारे में, इस प्रणाली के बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसी समस्या है, आप थोड़ा इस पे चलिए और इसके समाधान में हमारा सहयोग कीजिए। वो आते हैं, हालांकि चंपारण आने के बाद उन पर FIR भी होता है, उन्हें अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन बाद में छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस आंदोलन का सबसे व्यापक स्तर होता है कि जो ये प्रणाली थी नील की खेती का, वो समाप्त कर दिया जाता है। 3 कठिया प्रणाली जो थी ये समाप्त कर दिया जाता है और 25% तक लगान भी माफ कर दिया जाता है। तो एक सफल सत्याग्रह के रूप में देखा जाता है गांधी जी को, और उनका एक सेकेंड टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें एक सफल नेता के रूप में और एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि दी जाती है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं हम। तो उसके बाद वो अहमदाबाद में जब वो जाते हैं अहमदाबाद, तो वहाँ पे 1918 में मिल मजदूर हड़ताल जो कर रहे थे, जिसमें मिल मजदूरों को
बोनस नहीं मिल रहा था, बहुत सारी समस्याएं थी। उसमें मिल मजदूरों का हेल्प करते हैं और वहाँ पे एक आंदोलन करते हैं अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल्स मिल्स था उसमें। तो ये भी एक सफल आंदोलन रहता है, उनकी बातों को सुना जाता है। फिर 1918 में एक खेड़ा आंदोलन होता है जो गुजरात में ही है। उसमें क्या होता है कि उसमें भी कृषकों को एक कृषि में नुकसान होता है और उनसे लगान जबरन लिया जाता है, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो एक अनशन करते हैं। तो वह भी एक सफल आंदोलन के रूप में देखा जाता है। फिर उसी दौर में ये जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जो 1914 से 1918 में चला, तो उसके बाद से क्या हुआ, लेकिन अंग्रेजों का कुछ सपोर्ट ठीक से मिला नहीं इंडियंस को। हालांकि इंडियंस को ये आशा थी, अपेक्षा थी कि अंग्रेज हमारी हेल्प करेंगे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग भी किया था उनका, लेकिन उन्होंने उस तरह का सहयोग नहीं किया। उसके बाद एक रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। इस एक्ट में ऐसा कोई भारतीयों के लिए कुछ सुविधा नहीं थी। उसके बाद इस एक्ट के बाद क्या होता है कि एक जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें एक जो नेता थे, 2 नेता थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर जो जालियांवाला बाग है अमृतसर में, वहाँ पे वो लोग इकट्ठा होते हैं। एक कुआं बहुत बड़ा रहता है वहाँ, उसके अगल बगल में हजारों की संख्या में मीटिंग्स करते हैं। लेकिन वहीं पे जो जनरल डायर है वो आता है, चारों तरफ से पुलिस जो उसके थे घेर लेते हैं और फिर उन लोगों पर गोलियां चला देते हैं। वो ऑर्डर देता है गोलियां चलाने का, और इसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है। तो उस घटना से भी गांधी जी एक तरह से क्षुब्ध थे, दुखी थे। और उसी पीरियड में एक तुर्कों के जो नेता हुआ करते थे, जिन्हें खलीफा कहा जाता था, मुसलमान के जो नेता थे जिन्हें खलीफा कहा जाता था, तो उस समय उनके साथ भी कुछ गलत एक्टिविटीज होती है। और फिर जो मुसलमान हैं वो आंदोलन करते हैं, जिसे हम खिलाफत आंदोलन जानते हैं। उसी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी, पहले तो ये खिलाफत आंदोलन अली बंधु द्वारा शुरू किया जाता है, लेकिन गांधी जी जो हैं इसमें उनका सहयोग करते हैं। और बाद में जो मुस्लिम जो मेंबर्स थे वो इनको अपना नेता मान लेते हैं, गांधी जी को। और फिर खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन बढ़ने लगता है। इस आंदोलन का रिजल्ट ये निकलता है, गांधी जी सोचते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है उसमें अगर मुसलमानों का सहयोग मिल जाए तो हम बहुत आसानी से या फिर देश से इन अंग्रेजों को अवश्य ही बाहर निकालने में सफल हो जाएंगे। तो ये खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। फिर खिलाफत आंदोलन के पीरियड में ही 1920 में शुरू होता है असहयोग आंदोलन। हालांकि शुरू में इस असहयोग आंदोलन का चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि नेता जो थे वो उन्हें सही नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में वो सपोर्ट भी इनका करते हैं। एक तरह से असहयोग आंदोलन का मतलब हुआ कि सहयोग नहीं देना किसी काम में, जो अंग्रेज थे उनका सहयोग नहीं करना, उनका हेल्प नहीं करना। तो एक अहिंसात्मक तरीके से ही किसी कार्य में सहयोग ना देकर असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया। 1920 से 1922 तक ये असहयोग आंदोलन चलता है, लेकिन बाद में काफी नेताओं द्वारा इसका सहयोग किया जाता है। लेकिन बाद में 1922 में ही गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक जगह पड़ता है चौरी चौरा। वहां पे एक घटना होती है। उस घटना में क्या होता है कि एक थाना होता है, थाने में एक थानेदार और 21 उसमें सिपाही होते हैं। इन लोगों को, पूरे थाने को जो इंडियंस थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा घेर लिया जाता है और उनको आग लगा के मार दिया जाता है। सारे लोग, उस थाने को ही फूंक दिया जाता है। फूंकने के बाद जब महात्मा गांधी को पता चलता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो इस घटना से दुखी होते हैं, क्योंकि उनका एक जो रास्ता था, एक असहयोग के, एक अहिंसा का रास्ता था, एक सत्य और अहिंसा का रास्ता था, और ये पूरी तरह से हिंसात्मक कार्रवाई थी। इसलिए वो इससे काफ़ी दुखी होते हैं और नतीजा यह होता है कि जो असहयोग आंदोलन को ये बंद कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे जो नेता थे इसको ठीक नहीं मानते हैं, इसको अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन गांधी जी का अपना एक विचार था कि अगर इसको चलाया जाता है तो बाद में और नुकसान हो सकता है, और हो भी सकता था। तो उसके बाद आते हैं 1930 में।
1930 में शुरू होता है उनका एक और आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी नाम से ही स्पष्ट है, सविनय तो विनय के साथ, एक रिक्वेस्ट के साथ, एक पोलाइटली किसी चीज को मना करना, किसी चीज को ना करना, किसी काम को ना करना, एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। तो ये शुरू करते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी आंदोलन में इसके पहले कहा आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं ये चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो ये उनके बातों से थोड़े से नाराज चल रहे थे, महात्मा गांधी की बातों से, उनकी पॉलिसी से थोड़े से नाराज चल रहे थे। तो एक आपसी मतभेद की वजह से एक स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। और इस पार्टी का एक उद्देश्य ये रहता है कि उस समय विधान परिषदों का में भाग लेने के लिए अंग्रेज जो चुनाव करवा रहे थे, उनकी ये सोच थी कि इस चुनाव में हम भाग लेंगे, इंडियंस भाग लेंगे, जीतेंगे और विधान परिषद में जाके उसके बाद हम इसका विरोध करें, उन लोगों का विरोध करेंगे। तो उसके बाद जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, तो इसमें 78 अपने अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी वहाँ ये साबरमती से लेकर दांडी तक एक जगह है, नमक कानून को तोड़ने के लिए एक आंदोलन चलाते हैं, जिसमें शुरू में तो 78 उनके जो अनुयायी थे उनके साथ चलते हैं, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को जब वो पहुंचते हैं, दांडी में एक जगह है, वहाँ नमक उठाकर इस कानून की शुरुआत करते हैं और शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चूंकि ये जब आंदोलन शुरू होता है तो बहुत सारे इसके जो नेता थे, स्वयं महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और महात्मा गांधी को उस समय एक आगा खां पैलेस है वहाँ पे रखा जाता है। और बहुत सारे जो नेता थे उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन ये आंदोलन चलते रहता है। बाकी जो दूसरे मेंबर्स थे इस आंदोलन के, उनके माध्यम से ये चलते रहता है। उसी पीरियड में 1930, 31 और 32 में ये 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। एक मेज, राउंड मेज था और वहीं पे ये ब्रिटेन में एक सम्मेलन हुआ था। इसमें क्या होता है कि इंडियंस के जो मैटर्स थे उसको लेकर ये चल रहा था कॉन्फ्रेंस, लेकिन कोई विशेष फायदा इससे भारतीयों को नहीं दिखाई दे रहा था। उसी पीरियड में ये जो प्रथम सम्मेलन है और जो तीसरा सम्मेलन है उसमें भारतीयों द्वारा महात्मा गांधी भाग नहीं लेते हैं, कांग्रेस के द्वारा नहीं भाग लिया जाता है, सिर्फ सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाता है। उसमें जो महात्मा गांधी हैं वो 11 सूत्री मांगों को रखते हैं, जिसमें भारतीयों की समस्याओं के बारे में बताते हैं, जो सेना में जो अनावश्यक जो पैसा खर्च हो रहा है उसको कम करने के लिए इत्यादि बहुत सारी समस्याओं के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं उनका, लेकिन अंग्रेज जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। नतीजा ये होता है कि महात्मा गांधी सेकंड बार में नहीं जाते हैं, फर्स्ट बार में तो कोई कांग्रेस उससे गया ही नहीं था। लेकिन इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जाते हैं भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर वहाँ दलितों के पक्ष में एक अलग निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव करने के लिए एक बात रखते हैं। और उस बात को जब यहाँ भारत में पता चलता है महात्मा गांधी और अन्य लोगों को, तो उसका विरोध करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई बात होता है, दलितों के द्वारा ही दलितों का एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित होता है और उनके द्वारा ही जब सिलेक्शन होता है, तो एक आपसी मतभेद पैदा होगा, एक मनमुटाव पैदा होगा और इंडियंस को तोड़ने का एक अंग्रेजों द्वारा एक साजिश के तहत वो देखते हैं। नतीजा ये होता है कि वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं और लास्ट में एक पुनः पैक्ट होता है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के साथ, और इस पैक्ट में ये समझौता होता है कि जो संख्या थी सदस्यों की वो तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो दलितों के जो सिलेक्शन था, निर्वाचन जो क्षेत्र था, निर्वाचन की जो पद्धति थी कि वो दलितों का सिलेक्शन दलितों के माध्यम से होगा, इसको ये समाप्त कर दिया जाता है और क्षेत्र को संख्या को बढ़ा दिया जाता है, तो 73 से बढ़ा के 100 प्लस कर दिया जाता है, 147 के लगभग में। तो हम गोलमेज सम्मेलन देखते हैं। उसके बाद इस सम्मेलन के बाद एक और व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है 1940 में। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसमें 1940 में शुरू होता है और उसमें विनोबा भावे जी प्रथम सत्याग्रही के रूप में
इसमें शामिल होते हैं, और सेकंड जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड फोर्थ इत्यादि बहुत सारे नेता भी इसमें शामिल धीरे धीरे होने लगते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में हमने देखा। उसके बाद एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक सबसे बड़ी क्रांति और महत्वपूर्ण क्रांति होती है 1940 का, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। 1942 8 अगस्त 1942 मुंबई में यह आंदोलन शुरू होता है और पूरे देश में व्यापक स्तर से ये आंदोलन चलता है। नतीजा ये होता है कि इस आंदोलन के फलस्वरूप जो अंग्रेज हैं उनको 1947 में भारत छोड़ना पड़ता है, भारत छोड़ के जाना पड़ता है, और हमारा देश आज़ाद हो जाता है। हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारा जो देश है वो दो भागों में बढ़ जाता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और ये बंटवारे के बाद क्या होता है कि एक सांप्रदायिक दंगा उभर कर आती है। सांप्रदायिक दंगा में हिंदू मुस्लिम दंगा जिसको हम बोलते हैं, इसमें इस दंगे में बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और बहुत सारे लोगों के मरने के बाद और बहुत सारा हिंसात्मक जो कार्रवाई होती है, एक दूसरे के साथ हिंसा से लोग लड़ाई करते हैं, मारे जाते हैं। उसमें बाद में महात्मा गांधी उन्हीं लोगों के देख रेख के लिए, उन्हीं लोगों का हाल चाल जानने के लिए वो कलकत्ता में घूम घूम लोगों का हाल जानते हैं, उनकी पूछताछ करते हैं, उनके साथ उनके पास विजिट करते हैं। और उसी दरम्यान क्या होता है कि गोडसे का नाम हम लोग जानते हैं, गोडसे की हत्या कर देते हैं। ये 30 जनवरी 1948 की घटना है, जब गांधी जी हमें छोड़ के इस देश से विदा हो जाते हैं और हमारे देश को आज़ाद कर जाते हैं। तो गांधी जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, हमने जाना उनके जन्म से लेकर उनके देश की आज़ादी, अपने देश की आज़ादी तक, उनकी मृत्यु तक का सफ़र उनका कैसा रहा, क्या योगदान रहा उनका। इन सारे मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा किया। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हम बना सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर हम एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं तो बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, ना सिर्फ किसी भर्ती में पीटी के लिए बल्कि मेंस के दृष्टिकोण से भी किसी चीज़ को एक कॉन्सेप्ट के, एक समझ के हिसाब से समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर पीटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे बुक्स है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑनलाइन क्वेश्चंस बना के और उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक समझ जब ठीक से विकसित नहीं होगी तो फिर हमें मेंस में समस्या उत्पन्न होने लगेगी। तो एक मेंस और पीटी के दृष्टिकोण से और फाइनल सिलेक्शन के दृष्टिकोण से किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी टॉपिक को ठीक से समझना बेहद ज़रूरी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।